ये कहानी है उस वक्त की जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लुटेरे अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने आए और यहाँ की अनुकूल परिस्थितियों को देख हमारे एकता के अभाव में वो यहाँ के शासक बन गए। अंग्रेजों ने हमारे देश पर लगभग 200 सालों तक राज किया और हमारे देश को उन्होंने ऐसे लूटा कि आज भी देश की अर्थव्यवस्था को ठीक ठीक बनाए रखने के लिए हमें वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ता है। अंग्रेज भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट कर ले गए। 45 ट्रिलियन डॉलर, असल में ये इतना ज़्यादा है कि पूरे यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी से भी 17 गुना ज़्यादा है। ये इस बात से समझ लीजिए कि आज हमारे देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था है 3 ट्रिलियन डॉलर की। अंग्रेजों के भारत आगमन के वक्त भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। वैसे आज भी हम जीडीपी की बात की जाए तो दुनिया में 5वें नंबर पे आते हैं। दुनिया में पहले नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर है जापान, चौथे नंबर पर है जर्मनी और जीडीपी की बात की जाए तो 5वें नंबर पर है भारत। ये सब अंग्रेजों ने सोची समझी साजिश के तौर पर किया। ब्रिटेन भारत से कई तरह का सामान खरीदता था, खासकर मसाले, कपड़े, चावल इनमें प्रमुख थे। भारतीय विक्रेताओं को अंग्रेजों की तरफ से कीमत भी उसी तरह से मिलती थी जिस तरह अंग्रेज अन्य देशों में व्यापार करते थे, यानी कि चांदी के रूप में। पर 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के साथ ही भारतीय व्यापार पर उनका एक छत्र राज हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के टैक्स लगाना शुरू कर दिए। ये टैक्स व्यापारियों पर लगाए गए और साथ ही साथ आम नागरिकों को पर भी करों से कंपनी की आमदनी बढ़ी। इसी आमदनी का 1/3 हिस्सा भारतीयों से सामान खरीदने पर खर्च कर दिया जाता था, यानी कि भारतीय सामान को विदेशी फ्री में इस्तेमाल करते थे, उसके लिए अपनी जेब से पैसा नहीं देते थे। ये किसी स्कैम की तरह था। भारतीय व्यापारी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो एजेंट उनसे टैक्स लेने आता था वो कुछ खरीदता नहीं था और जो एजेंट सामान खरीदने आता था वो टैक्स नहीं लेता था। इससे पहले किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में ब्रिटिश काल के कामकाज पर इतने गहरे तरीके से विश्लेषण नहीं किया गया था। रिसर्च पेपर में लिखा है कि जो भी सामान भारत से लिया जाता था उसे सस्ते दामों पर व्यापारियों के टैक्स से पैसे ही खरीदा जाता था, फिर उसे ब्रिटेन में इस्तेमाल किया जाता था और वहीं से बचा हुआ सामान बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, यानी फ्री का सामान इस्तेमाल भी किया जाता था और बेचा भी जाता था। निर्यात के कारण यूरोप के अन्य हिस्सों से ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा आय आने लगी। साथ ही ब्रिटेन के औद्योगिकरण के चलते लोहा, इमारती लकड़ी आदि का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था और एक तौर से देखा जाए तो ब्रिटेन के औद्योगिकरण में भारत से की गई चोरी का अहम हाथ है। अगर भारत से उन्होंने संपत्ति ना लूटी होती तो ब्रिटेन की तरक्की इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। सस्ते दाम पर खरीदे गए सामान को ज़्यादा दामों में बेचकर ब्रिटेन ने ना सिर्फ 100% प्रॉफिट कमाया बल्कि उस पर और ज़्यादा रेवेन्यू भी कमाया। जब ब्रिटिश राज भारत में 1847 तक पूरी तरह से लागू हो गया, उस समय नया टैक्स एंड बाय सिस्टम लागू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कम हो गया और भारतीय व्यापारी खुद एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस पर भी ब्रिटिश राज ने ध्यान रखा कि जो आय और मुनाफा हो वो सीधे लंदन ही जाए। भारत से जो कोई भी विदेशी ट्रेड करना चाहता था उसे खास काउंसिल बिल का इस्तेमाल करना होता था। ये एक अलग पेपर करेंसी होती थी जो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही ली जा सकती थी और उन्हें लेने का एकमात्र तरीका था लंदन में सोने या चांदी द्वारा बिल लिए जाए। जब भारतीय व्यापारियों के पास ये बिल जाते थे तो उन्हें इसे अंग्रेजी सरकार से कैश करवाना होता था। इन बिल्स को कैश करवाने पर उन्हें रुपयों में दिए गए टैक्स द्वारा इकट्ठा की गई होती थी। इन बिलों को कैश करवाने पर उन्हें रुपए में पेमेंट मिलती थी। ये वही पेमेंट होती थी जो उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स द्वारा इकट्ठा की गई होती थी, यानी व्यापारियों का पैसा ही उन्हें वापस दिया जाता था। इसका मतलब बिना खर्च अंग्रेजी सरकार के पास सोना चांदी भी आ जाता था और व्यापारियों को लगता था कि ये पैसा उनका कमाया हुआ है। ऐसे में लंदन में वो सारा सोना चांदी इकट्ठा हो गया जो सीधे भारतीय व्यापारियों के पास आना चाहिए था। पूरे करप्ट सिस्टम का असर ये हुआ कि भले ही पूरी दुनिया के सामने भारत बेहद अच्छा बिजनेस कर रहा था और बेहद अच्छा मुनाफा कमाया जा रहा था जो अगले 3 दशकों तक देश को चला सकता था, पर भारत के राजसी खजाने और वित्तीय कागजों में देश कंगाल हो रहा था।
भारत की असली कमाई ब्रिटेन लूट कर ले जा रहा था। भारत के खजाने में अब कुछ भी नहीं बचा था और भारत के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे अपने आयातों के लिए ब्रिटेन से उधार लेना पड़ता था। पूरी भारतीय आबादी इसके कारण कर्जदार होती जा रही थी। जो पैसा ब्रिटेन ने भारत से चुराया उसे हिंसा के लिए इस्तेमाल किया। 1840 में चीनी घुसपैठ और 1857 के विद्रोह में आंदोलन को दबाने का तरीका निकाला गया और उसका पैसा भी भारतीयों के द्वारा दिए गए कर से ही लिया गया। भारतीय रेवेन्यू से ही ब्रिटेन अन्य देशों से जंग का खर्च निकालता था। इतना ही नहीं, ब्रिटेन से जो भी पैसा भारत से ले जाता था या जो भी सामान ले जाता था उसका इस्तेमाल अन्य देशों के विकास के लिए भी करता था, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे में न सिर्फ ब्रिटेन ने अपने औद्योगिकरण बल्कि कई देशों के विकास के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जो भारत से चुराया गया था। जो 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति अंग्रेजों ने भारत से चुराई, इसमें वो कर्ज शामिल नहीं है जो ब्रिटिश राज के दौरान भारत पर पड़ा था। ये बहुत दुख है दोस्तों, लेकिन इसमें भी अभी भी कर्जा जोड़ा नहीं गया है और ब्रिटेन ने भारत कितनी संपत्ति लूटी इसका कोई आंकलन ठीक तौर पर नहीं किया जा सकता। अगर इस पूरे पैसे को भारत अपने विकास में लगाता और जिस कर को ब्रिटेन को दिया गया है उसे भारत में ही लगाया जाता जैसा कि जापान ने किया है, तो यकीन मानिए इतिहास में हम सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में आते। भारत एक अर्थव्यवस्था मुगल बन सकता था और सदियों की गरीबी दूर हो सकती थी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ऐसा इतिहास ना पढ़े जो अंग्रेज़ इतिहासकारों ने लिखा है, क्योंकि अंग्रेज़ इतिहासकार हमेशा यही लिखते हैं कि ब्रिटेन का जो भारत पे राज था वो दरअसल भारत के भलाई के लिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ भारत को लूटने के लिए आए थे और उन्होंने ना सिर्फ भारत से संपत्ति लूटी बल्कि उन्होंने हमारी संस्कृति भी नष्ट कर दी थी। सच तो यही है कि ब्रिटेन ने कभी भारत के विकास के बारे में सोचा तक नहीं, बल्कि उनका विकास इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सालों तक भारत को लूटा और भारत से लगभग सारी संपत्ति वो लेकर गए।